गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अपने घर पर अच्छे और सुरक्षित होंगे और आपके परिवार वाले भी अच्छे और सुरक्षित होंगे। तो सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम फिर एक नया चैप्टर लेके आए हैं आपके सामने और चैप्टर का नाम है जल। ये आपकी 7th क्लास में भूगोल का 5th चैप्टर है। 4 चैप्टर मैं पहले करवा चुका हूँ और वो भी एक सिंपल तरीके से। अगर आप में से किसी ने भी उन वीडियो में से कोई भी वीडियो मिस की है तो मिस ना करें, क्योंकि बहुत सिंपल तरीका अपनाया गया है आपको याद करवाने के लिए, आपको समझाने के लिए। साथ ही साथ आप इन वीडियो का प्रयोग आपकी नोटबुक बनाने में भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इस नोटबुक में बहुत अच्छा और सिंपल तरीका अपनाया है जिससे एक कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी आसानी से याद कर सकता है और अच्छे से लिख सकता है। इसलिए वीडियो आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है और ज़रूरी नहीं है कि कोई 7th क्लास का ही बच्चा हो तो उसी के काम आएगी। और क्लास के बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि उनके भी ये बहुत ज़्यादा काम आएगी। क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जल हमारे लिए क्या काम आता है, जल हमारे कौन कौन से रूप में हमें मिलता है, वर्षन क्या है। ऐसे बहुत सारे पर्सन हैं। क्योंकि एसएस आपको पता होगा कि जब भी आप कोई एग्ज़ाम देते हैं तो सबसे ज़्यादा एसएस से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और जिसको सबसे ज़्यादा एसएस में क्वेश्चन आते हैं वो एक अच्छे नंबर लेकर अपने एचएससी एसएससी इन एग्ज़ाम को भी क्लियर कर सकता है। तो ये वीडियो 7th क्लास के लिए तो वेरी मोस्ट है, लेकिन उनके अलावा भी और जो पढ़ते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कृपया करके सभी इस वीडियो को देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को भी दें, सेंड करें, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर, इन वीडियो को देखकर अपना अध्ययन अच्छे से कर सकें। तो शुरू करते हैं आज हम लेसन नंबर 5। चैप्टर में पहला पर्सन है वर्षण। वर्षण देखिए आपको वर्षण में दिखाई दे रहा होगा वर्षा। हाँ जी, ये उसी के बारे में बताया गया है। अब कैसे होती है? जल वाष्प सघन क्रिया द्वारा, कि जल वाष्प बनकर, यानी कि जब धूप पड़ती है, जब गर्मी पड़ती है तो वो जल वाष्प बनकर हवा में उड़ जाता है और ठंडा होकर जल की बूंदों के रूप में बदल जाता है। बादल इन्हीं बूंदों का समूह होता है। जब जल की ये बूंदें हिम, ओले या जल की बूंदों के रूप में नीचे गिरते हैं। हिम का अर्थ क्या होता है? बर्फ़। पता है ना, बर्फ़ पड़ती है जम्मू कश्मीर में। ओले तो कहीं भी पड़ जाते हैं बारिश के साथ साथ, पता होगा ना, सफ़ेद सफ़ेद मोटे मोटे सिर में लगते हैं। और जल, ठीक है, कि बूंदों के रूप में नीचे गिरते हैं तो इसे क्या कहते हैं? वर्षण। समझ आया? अगला प्रश्न, जल चक्र क्या है? यानी कि जल का घूमना। अब जल कैसे घूमता है? जल के पहिया लगा है क्या? नहीं, चलो बताते हैं। जिस परिक्रम में जल अपने रूप को बदलता है, यानी कि जल अपने रूप को बदलता है। कैसे? मैंने अभी बताया था ना, महासागरों का जल धूप पड़ने के बाद क्या होता है? जल वाष्प बनता है और फिर कहाँ जाता है? आसमान में, यानी कि वायुमंडल में। एवं पृथ्वी के बीच चक्कर लगाता रहता है, फिर बूंदे बन जाएगा, फिर दोबारा नीचे आ जाएगा, फिर दोबारा वाष्प बनेगा, फिर ऊपर चला जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं? जल चक्र। प्रश्न नंबर 3 है, लहरों की ऊंचाई प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? लहरों की ऊंचाई को प्रभावित करने वाले कारक है पवन की गति, की पवन कितनी तेज, यानी पवन को क्या कहते हैं? हवा कितनी तेज चल रही है। भूकंप, अभी पता ना, जब भूकंप आता है समुद्र के किनारे या समुद्र में तो पानी की जो समुद्र की लहरें होती है वो कैसे उठती है ना। ज्वालामुखी उद्गार, यानी कि ज्वालामुखी का फटना। या जल के नीचे भूस्खलन, कि जल के नीचे जो चट्टानें हैं वो खिसक जाना। ठीक है, भूस्खलन का मतलब होता है हिलना, खिसक जाना। तो ये चीज़ें लहरों की ऊंचाई को प्रभावित करती हैं। अगला प्रश्न है, महासागर की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? अब महासागर की गति को प्रभावित कौन करते? तापमान तथा पृथ्वी का घूर्णन। घूर्णन मतलब घूमना। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट, अधिकतर बच्चों को पता भी होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप सिंपल से तरीके में देखिए। ज्वार भाटा क्या है तथा ये कैसे उत्पन्न होता है? दिन में 2 बार नियम से, क्या? दिन में 2 बार नियम से समुद्र के जल का उठना ज्वार भाटा कहलाता है। दिन में 2 बार नियम से समुद्र के जल का उठना ज्वार भाटा कहलाता है। जल का ऊपर उठना क्या कहलाता है? ज्वार, और नीचे गिरना क्या कहलाता है? भाटा। भाटा पत्थर मत समझना, ठीक है।
यह सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर आता है। किसके कारण आता है? सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर आता है। इसे क्या कहते हैं? ज्वार भाटा। किस में आता है? समुद्र में। लहरों का ऊपर उठना क्या कहलाता है? ज्वार, और नीचे गिरना भाटा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ जी बच्चों, अगला प्रश्न है महासागरीय धाराएं क्या है? धाराएं यानी कि जल का एक तरफ बहना। निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली धाराएं। अब समुद्र का या महासागर का जो जल है एक निश्चित दिशा की ओर बहता है ना, उसे क्या कहते हैं? महासागरीय धारा। अब कुछ प्रश्न आपके अभ्यास के हैं, कारण बताओ। समुद्री जल नमकीन क्यों होते हैं? आपने सुना होगा ना, समुद्र का जल नमकीन होता है, उससे क्या बनता है? वेरी गुड, नमक। अब ध्यान देना, इस जल में अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। क्या क्या होता है समुद्र के पानी में? नमक, सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक। इसलिए समुद्री जल क्या होता है? नमकीन। अब कोई पूछे ना कि नमक कैसे बनता है, जो आप खाते हो घरों में, वो कैसे बनता है? समुद्र के जल से। ठीक है। अगला है जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है। ह्रास का अर्थ होता है हानि, कि नुकसान क्यों हो रहा है। ठीक है। ह्रास का अर्थ क्या होता है? नुकसान यानी कि हानि। अब इसमें उत्तर है नदियों में कूड़ा करकट फेंक दिया जाता है। अब नदियों में आप कूड़ा करकट फेंकोगे तो पानी क्या होगा? साफ होगा या गंदा? गंदा होगा। नदियों में जानवरों के शव फेंक दिए जाते हैं। अब आपको शायद पता ना हो कि कुछ लोग पशुओं के जो मृत शरीर होते हैं, यानी कि पशुओं के मर जाने के बाद उनको कहीं दफनाते नहीं है, बल्कि उनको तो नदियों में, नहरों में फेंक देते हैं। अब पता होगा आपको, जब उनको नदियों नहरों में फेंक देंगे तो जल क्या होगा? गंदा हो जाएगा ना, तो इसलिए नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है। तीसरा है नदियों और नहरों में उद्योगों का गंदा पानी डाल देते हैं। अब जो बड़े बड़े शहर होते हैं ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा उद्योग धंधे होते हैं, और कंपनियों के अंदर मशीनों को साफ़ करने के लिए और बहुत अलग अलग तरीक़ों से पानी का प्रयोग किया जाता है। और उस पानी को एक उचित जगह न छोड़कर, बल्कि वो अपना पैसा बचाने के लिए, ठीक है, कम लागत पर उस सुविधा का उपयोग न करके, बल्कि कम लागत यानी कि कम खर्चा करके सीधा नदियों में डाल देते हैं, जिससे क्या होता है? नदियों का पानी गंदा हो जाता है। और फोर्थ पॉइंट हो खेतों में कीटनाशक तथा उर्वरकों के हानिकारक तत्व भी पानी में मिलते रहते हैं। यानी कि खेतों में जो हम कीटनाशक दवाएं छिड़कते हैं, वो जब हम पानी लगाते हैं तो उस पानी के माध्यम से जब वो पानी नदियों में, नहरों में या कहीं और जाता है, तो वो भी क्या करता है? नदियों का पानी यानी कि जल को नुकसान पहुंचा देता है। तो ये कुछ तरीके थे जो जल को नुकसान पहुंचाते हैं। अब आप सभी बच्चे एक तरीका मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जल को और किस तरह से नुकसान पहुंचाया जाता है, लेकिन एक कमेंट यह भी करेंगे कि हम जल को कैसे बचाएं, कैसे सुरक्षित रखें। अब कुछ छोटे प्रश्न बनते हैं इनमें। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। तो आगे से आप ध्यान रखना, 22 मार्च को क्या आता है? विश्व जल दिवस। अगला प्रश्न है घर में छोटे पौधे रखने की कृत्रिम साधन को क्या कहते हैं? थलशाला। कि जो छोटे पौधे रखे जाते हैं ना जिनमें, उनको कहते हैं थलशाला। अगला प्रश्न है 2004 के सुनामी से भारत का कौन सा क्षेत्र डूब गया था? वो डूबा था इंदिरा पॉइंट, ये दक्षिण में था इंदिरा पॉइंट, जो पूरी तरह डूब गया था। अब सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी है जापानी भाषा का शब्द। और प्रश्न नंबर 5 छोटों में है, जापानी भाषा में सुनामी का क्या अर्थ है? पोताश्रय तरंगे, यानी कि पत्तन की तरंगे, यानी कि समुद्री तरंगे। तो यह चैप्टर यहीं पूरा हो चुका है। आप सभी बच्चों ने इस चैप्टर को ध्यान से देखना है ताकि आप अपना अध्ययन पूरा कर सकें। आप सभी को वीडियो कैसी लगी? कृपया करके सभी बच्चे एक प्यारा सा कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। साथ ही साथ आप अपने दोस्तों को, मित्रों को, जिनके भी आप मदद करना चाहते हो एसएस में,
आप उनको ये चैनल शेयर करें, ये वीडियो शेयर करें, ताकि वो भी अच्छी नॉलेज बना सकें और बहुत सिंपल से तरीके से आपको इसमें करवाया जाता है। तो आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरी वीडियो देखी। फिर मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो को लेकर। जय हिंद, जय भारत।